हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है 9th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी। और बच्चों हम लोग देख रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप। और भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम लोग भारत का भौतिक विभाजन की बात कर रहे थे। और भौतिक विभाजन के अंतर्गत बच्चों हम लोग आपका हिमालय पर्वत को देख चुके हैं। हिमालय पर्वत के साथ हम लोग आपका जो मैदान है गंगा उत्तरीय मैदान, हम उसको देख चुके हैं। और हम लोग कल बात कर रहे थे भारत के आपका प्रायद्वीपीय मैदान की। प्रायद्वीपीय जो वो आपका भारत है उसकी हमने ये देखा पश्चिमी घाट कहाँ है, आपका पूर्वी घाट कहाँ है, कहाँ तक उनका विस्तार है, दक्कन का पठार कहाँ है, दक्कन के पठार के कौन कौन से हिस्से हैं, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, सतपुड़ा पर्वत कहाँ है, मैकाल पर्वत कहाँ है, विंध्याचल कहाँ है, कहाँ से आपकी नर्मदा बहती है, कहाँ से तापी निकलती है। इन सारी नदियों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, जाना और मानचित्र के माध्यम से वहाँ इनको देखा था। मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने जो आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था कि आप सभी बच्चे भारत का मैप बनाएंगे और उसके अंतर्गत ये सारी चीजें आप इनको लोकेटेड करेंगे। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये काम किया है? और जैसे मैं आपको बता दें कि लेक्चर अंतिम होगा, फिर मैं आपको सब चीज़ों को मेंटेन करके भी दिखाऊंगा और आपको प्रॉपर आपको चीज़ें बताऊंगा भी। देखिए, आप जितनी चीज़ें पढ़ते हैं अगर आप उनको ग्लोब में हाथों हाथ कंटिन्यू देखते चलते हैं तो ये समझिए आपकी सारी प्रॉब्लम जो है, जो आप चीज़ों को जानना चाहते हैं ज्योग्राफी में, आप वो सारी चीज़ें अच्छे से आप उनको समझते चलेंगे। क्योंकि ज्योग्राफी का पढ़ने का सिंपल सा नियम है बच्चों, अगर आप जिस चीज़ को भी पढ़ें आप उसको मानचित्र के अंतर्गत जरूर देखें कि ये मानचित्र के अंदर कहाँ इसकी स्थिति है, आपका किस प्रकार से कहाँ पर है ये, और ये सब चीज़ें उनको गोल करें, हाईलाइट करें, ताकि आप जब भी अपना मानचित्र देखें वो चीज़ें आपको याद आनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? अगर आप लोग रेडी हैं, और ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने आपका मानचित्र बनाया है, एक बार हाथ खड़ा कीजिए। कल मैंने छोटा सा होमवर्क दिया था बच्चों, कितने बच्चों ने आपका मानचित्र बनाया है भारत का? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जी जी, ऐसी ब्राउन खाल। जी बच्चे, हेलो। बहुत बढ़िया। मैम दिखाइए एक बार, ताकि और स्कूल के बच्चे भी देखें कि आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं आपके बच्चे और पूरा होमवर्क अच्छे से करते हैं। बहुत बढ़िया, एक बार सारे बच्चे ताली बजाइए इनके लिए, इन्होंने काम किया अपना होमवर्क जो है सभी बच्चे बनाए क्लास में। बहुत बढ़िया। और आप लोग कंटिन्यू अपने होमवर्क को बहुत अच्छे से करते रहिए। बहुत अच्छे बच्चे, बैठ जाइए। चलिए हम चलते हैं सीधा अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, कल हम लोग अपना आपका लेक्चर कंटिन्यू कर रहे थे। हम लोग उसके अंतर्गत क्या देख रहे थे बच्चों? ध्यान दीजिए, प्रायद्वीपीय पठार की हम लोग बात कर रहे थे। और प्रायद्वीपीय पठार में हम लोग दो चीजों को पढ़ रहे थे, मध्य उच्च भूमि को और दक्कन के पठार को। क्लियर है? नर्मदा नदी को हम लोग आपका देखे थे, सतपुड़ा पर्वत को हम लोग आपका पढ़े थे, विंध्याचल जो आपकी श्रृंखला उसको देखे थे, और उत्तर पश्चिम में जो आपका अरावली है उसको देखे थे। साथ में हम लोग आपके चंबल, बेतवा, केन और आपकी जो सिंध नदी है हम लोग इनको देखे थे। क्लियर है? और साथ में हम लोग ये देखे थे कि इसको जो आपका पठार है, जो आपका मध्य उच्च भूमि, इसको दो नाम से और जाना जाता है, बुंदेलखंड, बंगेलखंड। बुंदेलखंड में तो आपका यूपी में आपका स्थानीय रूप से इसको बुंदेलखंड बोलते हैं, मध्य प्रदेश में इसको आपका बंगेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार हम लोग देखें कि जहां तक दामोदर नदी आपका फ्लो होती है, छोटा नागपुर के पठार तक, ये पूरा क्षेत्र उस रीजन तक आपका काउंट होता है, उसको हमने देखा था। क्लियर है? फिर हमने पढ़ा था कि ये आपके सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को हमने देखा। महादेव कैमूर पहाड़ी आपको नहीं थी आपके मानचित्र में। जब मैं आपका लेक्चर लास्ट करूंगा उसके अंतर्गत आपको पूरा एटलस के माध्यम से मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा कि कौन सा चीजें कहां पर हैं, और आप लोग अपनी बुक में, मानचित्र में आप उनको फिल करते जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जैसे ही पूरा लेक्चर आपका समाप्त हो जाएगा, आप लोग मैप आते हैं बने बनाए, चाहे तो आप हाथ से बना लीजिए, मैं यहाँ ओपन कर दूंगा उस चीज को, और हम लोग आपको उनको फिल करते चलेंगे। और आप लोग साथ ही में सारे स्कूल के बच्चे प्रॉपर तरीके से आप अपनी कॉपी में भारत का नक्शा बनाकर या मानचित्र लेकर, 1 रुपए का आपको 2 रुपए के मिलते हैं मानचित्र, वो उन सबको आप लोग प्रॉपर तरीके से आप उनको फिल करते चलेंगे।
ठीक है। फिर हमने देखा था मैकाल पर्वत श्रृंखला को हम लोग पढ़े थे, इतना हम लोग आपका पढ़ चुके थे। मेघालय में जो आपके पठार है उसका लोकल आपका नाम हम किस तरह से जानते हैं, ये हम लोगों पढ़ लिए थे। और साथ में हम देखे थे कि एक छोटा सा भ्रंश हमको दिखाई देता है आपका छोटा नागपुर के पठार से, जो इसको अलग करता है। क्लियर है। और ध्यान देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर हमें 3 महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला मिलती हैं। इनका नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिए, गारो, खासो और जैंतिया। मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों, ये आपके मेघालय में मिलती हैं। गारो है, खासो है और जैंतिया। ये 3 पहाड़ी ऐसी हैं जो आपका मेघालय में फैली हैं। और क्या होता है, इन 3 पहाड़ियों की वजह से ही मेघालय का जो मोन्सीराम है और चेरापूंजी जो आपकी जगह है, वहां पर विश्व की सबसे ज्यादा आपकी वर्षा हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे, क्योंकि हम आपका पश्चिमी घाट और आपका पूर्वी घाट की बात कर रहे थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वापस मानचित्र पर लेकर चलता हूं, क्योंकि बच्चे अक्सर आपका पढ़ तो लेते हैं, लेकिन मानचित्र के विषय में थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप दिक्कत महसूस करते हैं। एक बार वापस पुनः हम लोग आपका मानचित्र की तरफ हम लोग आपका बढ़ते हुए बच्चों, ये देखिए, ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत का भाग। ध्यान दीजिए, ये हमारा है बच्चों पश्चिमी तट, ये हमारा है पश्चिमी घाट, जहां पर अरब सागर की स्थिति है। ये हमारा लक्षद्वीप है, बार बार बताता हूं मैं आपको। और यहां से ही शुरू होता है वो आपका पूर्वी घाट। ध्यान दे रहे, महेंद्रगिरी पर्वत से लेकर यहां तक उत्कल कोस्ट तक। ठीक है, ध्यान देना है आपको, यहां तक है हमारा। और ये है हमारी बे ऑफ बंगाल, इसको बोलते हैं, ये जो पूरा पार्ट है ये है आपका पूर्वी घाट। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये लिखा है ना पूर्वी घाट, ये देखिए ये लिखा है पूर्वी घाट, इसको एक्सप्लेन करके ऐसे लिखा हुआ। और ये है आपका पश्चिमी घाट, ये क्या है, ये है आपका पश्चिमी घाट। देख रहे बच्चों। अब देखिए, ये है आपका दक्कन प्लेट्यू, ये है मालवा, विंध्या, सतपुड़ा, नर्मदा, अरावली, छोटा नागपुर, ये सब चीजें। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और वापस हम लोग चीजों को आपका देखते हैं। फिर हम लोग अपने लेक्चर में जहां जहां जो चीज हमको मिलती रहेगी हम उनको कंटिन्यू करके उनको पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, उनको जानते रहेंगे। ठीक है, देखिए दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रम से पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित हैं, हम लोग देख चुके हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है और वे सतत हैं। सतत का मतलब है जो भी आपके पहाड़ हैं वो कंटिन्यूस है, बीच में कोई गैप नहीं है, किसी प्रकार का भ्रंश नहीं है। ठीक है, वे केवल दर्रों द्वारा ही उनको पार कर सकते हैं, यानी कि उनके अंदर कुछ पासेस बने हुए हैं जिनको हम दर्रा कहते हैं। दर्रे आप देखते हैं बच्चों, 2 पहाड़ के बीच का अंदर का जो रास्ता होता है वो आपका दर्रा होता है। पानी के कारण वो आपका कट जाता है और उसके अंदर जाने का रास्ता बन जाता है, बहुत बड़े रूप में दर्रा होते हैं। क्लियर है। भारत के भौतिक मानचित्र पर थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब देखिए, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, इनकी स्थिति आपको पता करनी है। ठीक, अब इसको भी पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा भी। देखिए, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। देखिए, जिस तरह आपके हिमालय पर्वत है, इस तरह आपके पूर्वी घाट और आपके पश्चिमी घाट में भी कुछ पहाड़ियां हैं। क्लियर है। तो जो आपकी पहाड़ियां हैं हम उनको क्या बोलते हैं, अगर वो आपकी पूर्व दिशा में है हम उसको पूर्वी घाट बोलते हैं, और पश्चिम दिशा में जो भी आपकी पहाड़ी आपका पठार है हम उसको आपका पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। अब ये बात कर रहा है कि अगर हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का आपस में कंपेयर करें कि किसकी पहाड़ियां कितनी ऊंची हैं, कौन ज्यादा ऊंचा है, इसमें अगर हम लोग अपना कंपेयर करें तो पश्चिमी घाट पूर्व औसत ऊंचाई की तुलना में है। अब देखिए, पश्चिमी घाट क्या है बच्चों, ऊंचा है। ठीक, अब देखिए ध्यान देना है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से लेकर 1600 मीटर तक है, यानी कि जितनी हमारी शिवालिक की रेंज है हिमालय की, इतनी वहां हाईएस्ट हमको जो पीक है वो आपका मिल जाएगी। कहाँ, पश्चिमी घाट में। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पर्वत तक है। अब आपको देखना है नीलगिरी पर्वत कहां पर है, क्योंकि नीलगिरी पर्वत ऐसा स्थान है जहां पर आपका, ध्यान दीजिए बच्चा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपका मिलता है। ये देखिए, ये है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां।
मैं वापस थोड़ा सा इसे कट कर देता हूँ और दूसरे कलर से मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप इसको समझे। रेड कलर से दिखाता हूँ। देखिए, ये रही आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये लिख रहा है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। देखिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलता है वो राज्य है आपका तमिलनाडु। क्लियर है? और तमिलनाडु में ही आपका नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, और नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपका एक जगह मिल जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। देख लिया आप लोगों ने इतना? चलिए वापस चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए, देख लिया बच्चों, क्या तक है? नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। सतत का मतलब है आपका कंटिन्यूअस, यानी कि एक पूरी आपकी श्रृंखला होती है जिस तरह से हिमालय है, बिल्कुल लाइन से कंटिन्यू, बीच में कोई गैप नहीं होता, लेकिन इसके बीच में गैप है। क्लियर है? कि आप कैसे है समझिए। ये देखिए, ये श्रृंखला है, ये चली, ये टूट गई, फिर यहां से ये इस प्रकार से हो सकती है, ऐसे। तो ये बीच में जो है इसके गैप वो आपको दिखाई दे सकते हैं, आपका सतत ऊंची मिल सकती है। ये है आपके पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट क्या है? बिल्कुल आपका सतत है, इस तरह से बिल्कुल कंटिन्यूअस है, कोई बीच में किसी प्रकार का गैप नहीं है। इसलिए क्या है, जो आपका पश्चिमी घाट वाला जो रीजन है वो क्या है? आपका सतत है पहाड़ियां वहां। और जो आपके पूर्वी घाट में क्या है? बीच में आपका कहीं ना कहीं ब्रेक है या आपके सतत नहीं है। ठीक यही हमको बताना चाह रहा है कि पश्चिमी घाट के जो पर्वत हैं या जो पश्चिमी घाट में फैली जो आपके सह्याद्री बोलते हैं हम लोग, वैसे ये क्या है बच्चों? कंटिन्यूअस है। ठीक, अब आपको कुछ नई नई चोटियों के बारे में आप लोग बहुत जल्दी परिचित होने वाले हैं। इन चोटियों को ध्यान रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण है अपने लिए, कंपटीशन के लिए, एग्जाम के लिए और व्यक्तिगत नॉलेज के लिए। ठीक है, देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को इन्हें काटा। अब देखिए, जो नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो क्या करती है? इनको काट। बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी इनको काट दिया है। क्यों कटा है? क्यों नहीं, क्यों है वो कंटिन्यूस नहीं है? क्योंकि वे ऑफ बंगाल में जो आपकी नदी गिरती हैं उन्होंने उस भ्रंश कगार को, या जो आप मानेंगे जो आपका पर्वत है उसको काट दिया है, भ्रंश बना दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। अरे जो आपका पश्चिमी घाट है, क्लियर है? कौन सा वाला? पश्चिमी घाट। ये देखिए, अभी तो मैं सिंपल ऐसे बना रहा हूं, ये वाला जो घाट है, इस घाट की बात कर रहा हूं, ये है पश्चिमी घाट। कि कैसी वर्षा होती है बच्चों? ध्यान देना है पश्चिमी घाट में आप लोगों को। तो पश्चिमी घाट में वो आपकी पर्वतीय वर्षा होती है। आप ध्यान देंगे तो सारी चीजें आपकी लग जाएंगी। कैसी? पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराने के ऊपर उठने के कारण होती है। अब देखिए, होता क्या है, मैं थोड़ा आपको मानचित्र में ही आपको यहां से बनाकर समझा सकता हूं कि कैसे वर्षा होती है इस पूरे क्षेत्र में। देखिए, ये आपका पश्चिमी घाट का रीजन है, ये पूरा देखिए। अब क्या होता है कि इस क्षेत्र में जो होता है आपका टेम्परेचर ज्यादा रहता है। अगर आप देखेंगे अपने यहाँ तो बहुत इस समय आपकी सर्दी है, लेकिन यहाँ जो ये रीजन है यहाँ इतनी सर्दी नहीं पड़ती, ये पूरे रीजन में। अब यहाँ है हमारे पास आपका सागर। देखिए, ये पूरा जो एरिया है ये किसका है? सागर का। अब यहाँ टेम्परेचर जब आपका पड़ेगा तो टेम्परेचर किस पे पड़ेगा? समुद्र के ऊपर। और समुद्र में पानी क्या होगा आपका? वेपराइज होगा, बाष्पीकृत होगा। वो पानी बाष्पीकृत होकर हवा के साथ कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। और जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा, अब यहां है आपका ठंडा इसके तुलना में, क्योंकि देखिए है दोनों गर्म, लेकिन इसकी तुलना में मान लीजिए अगर यहाँ टेम्परेचर 35 है या 20-22 है तो यहाँ 16-17 है, तो इसकी तुलना में ठंडा है। तो हवाएं कहाँ को चलेंगी? इस दिशा में चलेंगी। और हवा यहाँ आपके इनके साथ पहाड़ियों के सारे उठ जाएंगी, और जब यहाँ ठंडी हवा इनसे मिलेंगी तो ये क्या कर देंगी? इस क्षेत्र में आपका वर्षा कर देंगी। क्या कर देंगी? वर्षा कर देंगी। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ में बहुत घने आपको जंगल दिखाई देंगे, बड़े बड़े आपको ऊंचे जो पेड़ हैं आपको यहाँ दिखाई देंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब देखिए क्या होती है यहाँ आपकी? आपकी पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा पश्चिमी ढाल की आर्द्र हवाओं के टकरा के ऊपर उठने के कारण होती है। तो आपको समझ आ गया कैसे उठ रही है, कैसे ठंडी हो रही है, कैसे टकरा रही है, इसको देख सकते हैं। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जो आपके पश्चिमी घाट हैं तो हर राज्य में, और कुछ वहाँ के डिस्ट्रिक्ट होंगे जो आपको टच करते होंगे बॉर्डर, तो कुछ उनके अपने लोकल नाम होते हैं। क्लियर है?
अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, जो हमारी सबसे हाईएस्ट पीक है, नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा बोलते हैं। तो हर देश में कहीं लीजिए या फिर आप जो राज्य हैं, जिले हैं, कहीं ना कहीं एक लोकल अपना नाम होता है हर किसी चीज के लिए। ठीक। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि ये रहा उत्तर वाला रीजन, इस तरह से नीचे की ओर बढ़ती है। ठीक। इस भाग के शिखर ऊंचे, जैसे अन्नामुड़ी, डोडा बेटा। अब देखिए, नीलगिरी पर्वत की, जो आपका नीलगिरी जो आपका पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है आपका डोडा बेटा। और अन्नामुड़ी, जो अनाईमुड़ी जो आपका पर्वत है, ये वाली जो आपकी चोटी है, लिख लीजिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कैसी है बच्चों? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लिख लीजिए फटाफट आप सभी बच्चे। अनाईमुड़ी 2695 मीटर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये वाली। इसको नोट कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, प्रश्न को समझिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या ऐसे समझिए कि दक्षिण जो हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का मान लीजिए, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और अभी मैं बताऊंगा कि आपको पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब देखिए, तो अनाईमुड़ी हो गई पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। क्लियर है? ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोडा बेटा बच्चों किसकी हाइट है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और आप लोग देखे हैं, नीलगिरी पर्वत वह स्थान है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मेल्टिंग और मीट पॉइंट है। कैसा है? मीट पॉइंट, जहां दोनों एक साथ मिलते हैं। यहां तक ध्यान रहेगा। तो अभी फिलहाल आपको ध्यान क्या रखना है? सिंपल समझिए, बिल्कुल साधारण, सब चीजों को रीड करिए एक मिनट के लिए, कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर, और नीलगिरी पर्वत, जो ऐसा स्थान है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है। मान लीजिए ये है नीलगिरी पर्वत, ये देखिए, ये है नीलगिरी पर्वत, और इसी की ही एक चोटी है डोडा बेटा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। लिख लिया इतना? पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी पर्वत है। इनको सबको देखेंगे अभी। देखिए, अब हमको पता लग गया, जो आपका पूर्वी घाट है, उस आपका पूर्वी घाट में जो सबसे ऊंची चोटी है, वो बच्चों कौन सी है आपका? ध्यान देना है आपका, महेंद्रगिरी पर्वत है। महेंद्रगिरी शिखर मतलब चोटी, पर्वत। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेराराय और जावेदी पहाड़ियां स्थित हैं। अब देखिए, एक जगह पड़ती है उडकमंडलम, जिसे हम क्या जानते हैं? ऊटी के नाम से जानते हैं। आपने बड़ा नाम सुना होगा, ऊटी। अब आपको पता किस राज्य में है ऊटी? चलिए, ये आपके लिए छोटा सा प्रश्न है होमवर्क के रूप में, आपको पता करना है ऊटी किस राज्य में है। उडकमंडलम आपका वहां का लोकल नेम है ऊटी का। क्लियर है बच्चों? आपका हिल स्टेशन है, जिस प्रकार हमारे यहाँ मसूरी, आपका चक्राता और हर्षिल वाले जो आपके रीजन है, हमारे जो भी हिमालय पर्वत है, और जहां पर आपका टूरिज्म बहुत अच्छे से आपका डेवलप है, ऐसे ही बच्चों ये स्थान है ऊटी, आपका तमिलनाडु में पड़ता है, मैं आपको बता दूं। ध्यान देना है। क्लियर है? अब देखिए, यहीं एक जगह पड़ती है आपकी कोडाईकनाल की पहाड़ियां स्थित है। ठीक, और यहां ध्यान रखना, जो आपका कोडाईकनाल है, इसको आप लोग मानचित्र में हमको देखना है पहले, फिर मैं आपको इसके विषय में आगे बताऊंगा। ठीक है? देखिए, क्योंकि आप जितना पढ़ते चलें, उसको निरंतर देखते भी चलें, तो सारी चीजें बड़े अच्छे से आपको क्लियर हो जाती हैं। देखिए, नीलगिरी पर्वत आप लोगों ने देख लिया, ये रही अनाईमुड़ी, और ये रही इसकी हाइट। देख रहे हैं बच्चे आप लोग? लास्ट में मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। ये देखिए, आपके सामने है
सारा मैं बस बिल्कुल क्लीन करके दिखाता हूँ आपको ताकि आप इसको देख सकें। ये देखिए, ये है अनाईमुड़ी, ये इसकी हाइट है, ये है अन्नामलाई, ये है आपका नीलगिरी पर्वत और यही है आपका डोडा बेटा। ठीक, और अभी हम लोग बात कर रहे थे एक पर्वत की जिसका नाम है महेंद्रगिरी पर्वत। ये देखिए, ये रहा महेंद्रगिरी पर्वत। ठीक है, महेंद्रगिरी पर्वत। आप जानते हैं बच्चों, एक मैं आपको पौराणिक एक छोटा सा आपको तथ्य देता हूं। महेंद्रगिरी पर्वत पर विष्णु भगवान के कौन से अवतार रहते थे? आपको पता होगा, परशुराम। नाम सुना है आपने? परशुराम जयंती भी होती है बच्चों। भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर रहते थे। क्लियर है? वर्तमान का उड़ीसा राज्य में ये आपकी महेंद्रगिरी पर्वत है। और आपको पता होना चाहिए, लिख लीजिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी पर्वत है जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। कितना है? 1501 मीटर है। स्थिति आपने देख ली। राज्य कौन सा है? उड़ीसा। नीलगिरी पर्वत को आपने देख लिया है। ठीक, अनामुड़ाई को आपने देख लिया है। ये देखिए, थोड़ा सा मैं हाइट दिखा देता हूं आपको। अभी हम लोग फिलहाल जो इसमें दिया है हम लोग उसको देख रहे हैं। बाद में हम सारी पर्वत श्रृंखलाओं को, छोटी मोटी पहाड़ियों को, सबको लोकेटेड करेंगे मानचित्र में। आप लोग बैठ के फिल करेंगे सभी बच्चे अपनी कक्षाओं में, क्योंकि अभी तो हम पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग बिल्कुल मैपिंग करेंगे इसकी, ताकि हमको पूरा पता लग जाए कहाँ कौन सी पर्वत श्रृंखला है, कहाँ कौन सा पर्वत पठार है, ताकि हमसे कोई पूछे तो हमसे गलत ना हो। ठीक, ये हमको ध्यान रखना है। अब देखिए, हम बात कर रहे थे कि पश्चिमी घाट आपका सतत है जबकि पूर्वी घाट सतत नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ नदी बहती है जिसके कारण ये सतत नहीं है। अब देखिए, ये रही कृष्णा नदी और कहां बना रही है अपने डेल्टा, कहां गिर रही है? बे ऑफ बंगाल में। ये रही गोदावरी, कहां गिर रही है बच्चों? बे ऑफ बंगाल में। ये रही महानदी, देखिए कितना बड़ा डेल्टा कहां गिर रही है? बे ऑफ बंगाल में। कावेरी नदी कहां गिर रही है आपका? बे ऑफ आपका बंगाल में। और आपको पता है गंगा नदी भी कहां गिरती है? देखिए, गंगा सागर, ये रहा। आप देखिए किस तरह से निकलती है, आपका पूरी लंबी ट्रैवल करती हुई कैसे आपका बांग्लादेश प्रवेश करती है और फाइनली दो धारा बन जाती हैं और कैसे आपका यहां प्रवेश कर लेती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमको थोड़ा सा जानना है और हम लोग इतना देख पाए, सीख पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब आप सभी बच्चे पूरा मन से पढ़ते हैं, सभी बच्चे क्लास में जवाब देते हैं, हमारा पढ़ाने का और ज्यादा मन हो जाता है। क्लियर है? इसको देखते हैं आगे। अब देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह पाई जाती है कि काली मृदा है। अब देखिए, जितना भी आपका प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का मतलब जो भी आपके पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या उसके बीच के जितने भी राज्य हैं, इन सब में एक विशेष प्रकार की मिट्टी मिलती है। क्या है? काली मिट्टी, ब्लैक सोयल, ऐसी मिलती है, ब्लैक सोयल। ठीक है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, अब आप इसको आप नोट कर सकते हैं कि दक्कन ट्रैप का मतलब ही क्या है? ब्लैक सोयल, काली मृदा। अगर कहीं आपको ब्लैक सोयल मिल जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है कि इसका मीनिंग क्या है बच्चों? क्या है इसका मीनिंग आपका? ब्लैक मृदा का दक्कन ट्रैप। ठीक, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। किससे हुई है? ज्वालामुखी से। यानी कि जितनी भी आपको इस पूरे रीजन में जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, वापस चलते हैं एक बार फिर जानने के लिए ताकि आप इसको समझ सकें। ये देखिए, ये जो आपका नीचे लेकर पूरा ये जो आपका रीजन है, इस पूरे क्षेत्र में जितना भी अगर आप इसका विस्तार देखेंगे, इस पूरे विस्तार में आपको साफ साफ दिखाई देगा कि जितनी भी यहाँ आपको मिट्टी मिलेगी इस वाले पूरे रीजन में, ये पूरा रीजन अगर आप बात करेंगे, ये पूरे रीजन में आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी। क्या मिलेगी? काली मिट्टी मिलेगी। ठीक है, और यही कारण है कि काली मिट्टी की मिलने की वजह से यहाँ कपास उपास की खेती बहुत अच्छे से होती है।
ठीक है, ये पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन में आपको मिलेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको देखना है। ये देखिए, क्योंकि क्या हुआ है, ज्वालामुखी का कभी बहुत पुराने समय में उद्गार हुआ था, उसके अंदर से जो आपके राख मिट्टी निकली है, उसकी वजह से ही क्या हुआ है, इस पूरे रीजन में आपको हमको ब्लैक सोयल मिलती है। क्या मिलती है? काली जो आपकी मृदा है वो हमको मिलती है। ठीक है, इसीलिए इसे शैल आग्नेय है। कैसे हैं? आग्नेय शैल है। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है, और कह रहे जो शैल है ये समय के साथ क्या हो गए, अपर्दन का मतलब होता है वो आपके कट गए हैं, छट गए हैं, जिससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। अरावली पर्वत को आप लोग देख चुके हैं। इसका सबसे अधिक भाग आपको कहां मिलेगा बच्चों? राजस्थान में। कुछ भाग इसका दिल्ली में है, जिसको हम रायसीना हिल्स के नाम से जानते हैं। और लिख लीजिए कि जो राष्ट्रपति का भवन है और जहां राष्ट्रपति का निवास स्थान है, जो राष्ट्रपति का निवास स्थान है उसको लिख लें बच्चों आपकी जानकारी के लिए। राष्ट्रपति का निवास स्थान रायसीना हिल्स है। क्या है? रायसीना हिल्स, जो अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। किसका है? अरावली पर्वत श्रृंखला का ही आपका भाग है। कैसा है? अरावली जो आपके पर्वत श्रृंखला है, ये उसका भाग है। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा। तो आपको ये भी पता चल गया कि राष्ट्रपति भवन किस आपका पहाड़ी पर स्थित है। और अगर कभी प्रश्न पूछ ले कि दिल्ली में कौन सी पहाड़ी है, तो आप कहेंगे दिल्ली में तो कोई पहाड़ है ही नहीं, है ना। लेकिन अब मैंने आपको बता दिया कौन सी पहाड़ी है, अरावली की पहाड़ी। और क्या नाम से जानते हैं हम लोग? रायसीना हिल्स। वहां राष्ट्रपति का भवन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको ये भी पता है कि अरावली की जो आपका मेन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कहां पर है, ये आपका अरावली, तो आपको पता लगेगा राजस्थान में। बच्चों आप मुझसे जुड़े रहिए, मैं एक एक आपको मानचित्र में आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ऐसा आपको मानचित्र सिखा दूंगा। अभी तो फिलहाल आपको पढ़ा रहा हूं, बाद में मैं आपको लोकेट कराऊंगा एक एक चीज, चाहे 2 लेक्चर लगे या 3 लगे, ताकि आप बस बनाना लिखना ये काम ना छोड़ें। इसको आप जो चीज आपको लगता है ये आपको इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आप उसको तुरंत लिखते चलिए। जैसे मैं देखता हूं आपका, हम देखते हैं स्कूलों के कुछ बच्चे इतनी बढ़िया हैं कि जैसे कुछ उनको अच्छा तुरंत आपका नोट करने लगती हैं, हाईलाइट करने लगते हैं बच्चे। तो ये जो क्यूरियोसिटी है ये आपको बहुत आगे लेके जाने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। ये बहुत अधिक परावर्तित व खंडित पहाड़ियां हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, ये आपकी टूट चुकी हैं, कट चुकी हैं। अब ये इतनी ज्यादा हरी बसी नहीं है। अगर आप लोग अरावली पर्वत को देखेंगे तो बिल्कुल सुंदर नहीं लगेगा आपको देखने में, क्योंकि आप लोग कहाँ देखें, आप देखें अपना हिमालय पर्वत, हरा बसा बिल्कुल घास वाला, पानी वहां से निकल रहा है, इतना सुंदर लगता है हमारा पर्वत। लेकिन ये नहीं मिलेगा, इसमें केवल आपको पत्थर मिलेगा, कुछ छोटी मोटी झाड़ी आपको मिल सकती हैं। अपर्दित है, खंडित है। और लिख लो, नोट करके सभी बच्चों लिखिए, अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। कैसा है? सबसे प्राचीन पर्वत है। प्रश्न पूछता है कई बार कि सबसे प्राचीन पर्वत आपका कौन सा है, आप कहेंगे अरावली पर्वत है। लिख लिया? अब ठीक है, अब मैंने बोल दिया आपसे कि सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, अरावली। अगर मैं पूछूं आपसे सबसे नवीन पर्वत कौन सा है, कौन बताएगा? मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कोई भी बच्चा स्कूल से जुड़े और बताए कि सबसे नवीन पर्वत कौन सा है कोई वॉलंटियर बच्चा? जिसको आता है एकदम बोल दीजिए सर ये वाला है, बताइए कि सर एंडीज। हेलो, एंडीज पर्वत? नहीं, एंडीज नहीं। हिमालय पर्वत सबसे नवीन पर्वत है। कौन सा पर्वत है बच्चों? हिमालय पर्वत। इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है। लिख लीजिए नोट करके कि हिमालय पर्वत सबसे नवीन पर्वत है। लिख लीजिए नोट करके। अब देखिए जब गलती करेंगे तो ही तो सही होगा। तो सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा हो गया? अरावली। और सबसे नवीन कौन सा हो गया? हिमालय पर्वत। ठीक है इतना? अब देखिए थोड़ा और समझते हैं, फिर अपने लेक्चर को अंतिम विदाई देंगे। अब देखिए इसमें ये बहुत अधिक क्या हो चुकी हैं,
अपर्दित हो चुकी हैं, क्योंकि देखिए बहुत पुरानी है और बहुत लंबे समय से इसमें हवा लगती है, बारिश होती है, इनका क्षण भंगुर होता है। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और बहुत अच्छे से विस्तृत से पूरी चर्चा करेंगे अरावली पर्वत की। बना कैसे है, क्यों पुराना है, क्या चीजें हैं, कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं, तो ये बात का विषय है। फिलहाल जितना हमारे लिए उतना जरूरी है। अब देखिए, अब बात कर रहे हैं किसकी? अरावली की ही। गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ है। ध्यान रखना, अरावली जो आपका पर्वत है दिल्ली में भी फैला है, गुजरात में भी फैला है और राजस्थान में तो है ही, और कुछ हिस्सा इसका हरियाणा में भी पड़ता है, जिसको हम हर्षनाथ की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। फिलहाल तो ये लोग आप लिख सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं इतना। ठीक है बच्चों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मैं आपको जैसे दिखाना चाहूंगा, वापस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, जब आप लोग लिखते हैं तो थोड़ी सी मुझे भी तब क्यूरियोसिटी बढ़ती है, क्योंकि मैं भी एक सिविल का एक्सपेरेंट हूँ, स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, थोड़ा समझिए, आपको जूम करके दिखाता हूं। ये रहा आपका अरावली पर्वत। ठीक, अब ये श्रृंखला आपकी फैली है। अगर आप ये देखेंगे यहां से, ये लाइन एग्जैक्ट नहीं है पूरी, क्योंकि थोड़ा मैं पेन में है। ये आपका है गुजरात, आप जानते हैं गुजरात वाला रीजन है, ये अरावली है। और यहीं आपका दिल्ली में भी कुछ इसका भाग आपका पड़ जाता है, हरियाणा इसके बगल का स्टेट है। तो यहाँ ये आपका जो है इसका पूरा स्थान है। और इसी के बाद आपको दिखाई देगा भारतीय महामरुस्थल, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेगिस्तान। क्लियर है? ठीक है, जिसके विषय में हम लोग कल विस्तृत से आपकी चर्चा करेंगे। और जो जितना आज का पढ़ा है, आज और कल के लेक्चर में, उसको हम लोग मानचित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो जितना आप उत्साह के साथ पढ़ेंगे, उतने उत्साह के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, हम लोगों ने आज लगभग जो आपका प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है उसको हम लोग आपका देख चुके हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी पर्वत। ध्यान रहेगा 5, आपको ध्यान होना चाहिए कि महेंद्रगिरी पर्वत की जो हाइट है 1501 है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ी, इसका 2695 मीटर है। दोदा बेटा हम लोग देखे, वो आपका नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वत ऐसा स्थान है जहां पर पूर्वी घाट आपका पश्चिमी घाट मिलते हैं। पश्चिमी घाट आपका सतत है, आपका कंटिन्यू है। क्लियर है? वहां पर जितने पहाड़ियां हैं। पूर्वी घाट आपका सतत नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी नदियां कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ आपका बंगाल में गिरती हैं। ये हमने देखा है बच्चों। क्लियर है? ध्यान देंगे। और साथ में पश्चिमी घाट में आपका पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है। और आप जानते हैं पर्वतीय प्रकार की वर्षा किस प्रकार होती है, मैं आपको बताऊं। फिर भी कल मैं जब आपका दोबारा लेक्चर आपको प्रारंभ करूंगा तो आपको मैं ये सब चीजें आपको दोबारा दिखाऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे जितने आज ये लेक्चर पढ़ा है, घर पर जाकर एक बार जरूर 30, 35, 40 मिनट आप इसका जरूर रिवीजन करेंगे, ताकि कल जब आप अपनी क्लास में बैठे तो आपको टॉपिक नया ना लगे। और जो भी कोई डाउट हो आप मुझसे जरूर पूछें और प्रश्न उत्तर के आप मुझे जवाब देते रहिए। क्लियर है? तो सबसे पुराना पर्वत और सबसे नवीन पर्वत आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।